नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। मैं एक शराबी हूँ। हाय नीरज भाई। ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है। फैमिली फेलोशिप और स्पॉन्सर का साथ है। आज के दिन शराब से दूर हूँ और बड़े खुशी से दूर हूँ। कोई डर, भय, दबाव, किसी प्रकार का कोई प्रलोभन और मन में कोई इच्छा नहीं है। और आनंद के साथ खुशी से दूर हूँ। लेकिन आज से 3-4 साल पहले के ये शब्द मेरे नहीं हुआ करते थे। मैं डर और भय से शराब से दूर हुआ था। लेकिन आज मैं ए में आने के कारण बड़ा आभारी हूँ, इस प्रोग्राम का भी और ऑल टाइमर्स का भी, स्पॉन्सर्स का भी। तो सबसे पहले अपने से बड़ी शक्ति का, हाँ, जिसको आप लोग हायर पावर बोलते हैं, मेरी समझ का भगवान बोलते हैं, उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। जीवित हूँ और स्वस्थ हूँ। मुझे आप लोगों ने सेवा का अवसर दिया है और मेरे बड़े अच्छे और कटु दोनों अनुभव हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। जब कभी सेवा का मौका मिले तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। एक बार मैंने 1-1.5 साल पहले ऐसा मौका छोड़ा था। छोड़ा क्या था, मतलब जानबूझ के ही मैंने उसको टाल दिया था और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। आप लोग कहते हैं ना कि ये रिग्रेस ऑनेस्टी का प्रोग्राम है। तो वो ऑनेस्टी मुझ में उस वक्त इसलिए नहीं थी कि मैं अपने कामों को तवज्जो देता था और एल्कोहलिक्स अनोनिमस को कम तवज्जो दे रहा था। बिकॉज मैं ये समझने लग गया था आई एम ओके, और कभी भी दे देंगे यार अपन तो अपना अनुभव आके। और उसका खामियाजा मुझे बहुत खतरनाक भुगतना पड़ा। और वो मेरे कई ओल्ड टाइमर्स जानते हैं, मैं उन चीज़ों को नहीं बताता। सीधे सीधे मैं तो कह ही देता हूँ, उसमें छुपाने की कोई बात नहीं। मैंने ऐसे ही, मुझे शेयरिंग के लिए बुलाया गया था और मैंने 2-3 बार टाल दिया। मैं अपने काम को तवज्जो देता रहा और मौका ऐसा आया कि मुझे सस्पेंड किया गया। मैं सरकारी जॉब करता हूँ, सस्पेंड हो गया मैं। फिर अर्ली मॉर्निंग मेरे पास होस्ट का फोन आया, बोले नीरज जी आपको स्पीकर शेयरिंग का मैं 2-3 बार बोल चुका, आज समय है क्या आपके पास? मेरे बिल्कुल मुगालते दूर हो गए। मैंने बोला बहुत समय है और आज जरूर करूंगा। तो ये अपना आईना ईश्वर दिखा देता है मुझे। इसके साथ, प्रोग्राम के साथ बिल्कुल भी बेईमानी करने का प्रयास ना करें। मैंने तो किया है, इसलिए मैंने अनुभव से बोल दिया, तो मैं भुगत लिया हूँ। लेकिन परमात्मा ने मुझे पुनः मौका दिया और आज मैं उसी काम को फिर से कर रहा हूँ। और अभी भी बहुत व्यस्त हूँ। अभी मेरी रेवन भाई से बात हुई थी, तो मैंने बोला बस 9:05 9:10 तक जुड़ जाऊंगा। लेकिन मैं इस काम को प्राथमिकता देता हूँ। मुझे बताया गया है ये करेगा तो कुछ और कर पाएगा। ये है तो सब कुछ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं है तो कुछ नहीं है। तो मैं आता हूँ दोस्तों टॉपिक पे अपने। टॉपिक क्या है? तो अपना जीवन है। अगर तो स्टेप 1 मुझे नहीं पता है तो मैं कभी भी शराब पीऊंगा। यानी कि अगर मुझे नहीं पता है कि मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ, पावरलेसनेस है मुझ में, और मेरी जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है, अनमैनेजेबिलिटी है लाइफ में बहुत, तो इसको मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने आप को। और लगभग सभी ओल्ड टाइमर्स के अनुभव हैं और उनको सुनने के बाद और मेरे व्यक्तिगत जीवन में झांकने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे भी अनुभव हैं कि जो शराब है ये पहला कदम ए में आने से पहले करा देती है। पहले ही हो जाता है ये। बस यहाँ आके स्वीकार भाव आता है। बिल डब्ल्यू साहब ने बहुत अच्छा लिखा है एक्सेप्टेंस के लिए, हार्ड कवर बिग बुक में, पेज नंबर 417 पे, कि स्वीकार भाव मेरी सारी समस्याओं का समाधान है। अगर मैं एक बार स्वीकार कर लूँ तो फिर मेरी सारी समस्याएं हल हो जाती है और मुझे फिर दूसरे बुरे नहीं लगते। और अगर मैं स्वीकार नहीं करता हूँ तो मैं ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था पर उंगली उठा रहा हूँ। मतलब मैं खुद भगवान हूँ। बस यहीं से पूरे मुगालते मेरे जैसे शराबी के दूर हो जाते। बहुत गजब लिटरेचर लिखा मेरे जैसे शराबी के लिए। तो मैं सबसे पहले शक्तिहीनता को समझूं कैसे? सबसे पहले तो मुझे डॉक्टर सिल्कवर्थ को देखना पड़ेगा। उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर ओपिनियन दिया हमें बिग बुक में। और किसी का तो ओपिनियन दिया नहीं कि बिल डब्ल्यू का दे दिया हो या फिर डॉक्टर बॉब का दे दिया हो या किसी और ओल्ड टाइमर का दे दिया हो। तो उन्होंने डॉक्टर को ही क्यों दिया?
तो उन्होंने खुद भी लिखा है इस बात को कि उनको हमारी शराबियत के बारे में बहुत कुछ जानकारी है, और वो इस बात के विटनेस है, उनके पास साक्षी हैं वो, हमारी रिकवरी के भी और हमारी अनमैनेजेबिलिटी के भी, या यूं कहे अपन सीधे सीधे कि हमारे पागलपन, जेल और मौत के वो साक्षी हैं जो लिखे हैं। तो असली चीज तो वही, या अनुभव वही दे सकते हैं हमें, और प्रामाणिकता भी उससे मिलेगी, या यूं कहे सर्टिफिकेट तो वही देगा डॉक्टर। वो शराबी चूंकि बहुत दिमागदार होता है और तर्क करने में माहिर होता है, तो उसको उसके तर्कों के जवाब भी डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बहुत अच्छे से डॉक्टर ओपिनियन में दे दिए। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा इस बात को लिखा कि मुझे बहुत सारे शराबियों के साथ काम करने का अनुभव, और बोले मैं ये लाइन या ये बातें इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं एमडी भी हूँ। वो जाने माने हॉस्पिटल के, टाउन हॉस्पिटल के एमडी थे, और उनका करीब 40-50 हजार एल्कोहलिक्स और एडिक्ट के साथ काम करने का, इलाज करने का अनुभव। कि आपको शराब के प्रति मेरी बॉडी सेंसिटिव है बहुत, और ये इसको एलर्जी का नाम देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप एलर्जी को, अब ऐसा कोई पैरामीटर तो है नहीं, ना ही कोई कुछ आया है इंस्ट्रूमेंट जिसको नाप के बता दे कि इतने एमएल है, कि इतने किलो है, कि इतने डिग्री है, कि इतने फ़ारेनहाइट। वो शराबी खुद ही अपने आप आ जाता है जब ए में, तो वो समझ जाता है, जब अनुभव से बोलता है कि मैंने इतनी बार पी, इतनी बार छोड़ी, और जब फिर दोबारा पी तो फिर कितनी पी। तो ये उसकी व्यक्तिगत अनुभव होता है एलर्जी का। जब भी पिएगा वो रुक नहीं पाएगा। ये मुख्य जो लक्षण था वो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने हम लोगों को दिया। तो मैं अपने आप पे कह सकता हूँ कि मेरा 10 बार जाने का बड़े अच्छे बड़े हॉस्पिटल में इंदौर में अनुभव है, और कटु अनुभव है। अनुभव क्या है? कटु अनुभव है। और इस फिजिकल एनर्जी ने मुझे इस कदर परेशान किया कि मेरा वजन 38 किलो रह गया, और बुद्धि समाप्त हो गई, पूरी खत्म, और जीवन पूरी तरीके से लॉक्ड। सिर्फ मैं और मेरी पत्नी, हम दो ही दिखते थे, बाकी सारे रिश्ते खत्म, नौकरी से सस्पेंड, और चारों तरफ निराश, हताश, और जीवन जीने का कोई राह नहीं। सेल्फ पिटी मोड आप लोग जो किसको बोलते हैं, मैं बेचारा, और कह नहीं सकता मैं, इतने कटु अनुभव। तो मैंने जब जब भी पी है, रुक के पी है, तो चाहे वो, आप लोग कहते हैं त्योहारों में मैंने छोड़ी थी, तो मैंने भी छोड़ी थी। आप लोग कहते हैं कि मैंने कुछ विशेष अवसरों पर नहीं पी, तो मैंने भी नहीं पी। लेकिन जब भी पी है तो फिर वो मुझसे रुकी नहीं। यानी कि जो पहला लक्षण आया, आई कैन नॉट वेट एंड आई कैन नॉट कंट्रोल, ना तो मैं छोड़ पाता हूँ अपनी इच्छा के बगैर, और ना ही मैं इसको नियंत्रण में ले पाता हूँ। तो ये डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बहुत ही अच्छा हम लोगों के लिए दे दिया। बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो पढ़े लिखे भाई आते हैं मेरे, वो उनके लिए तो ब्रेन वॉश कर देता है एकदम से ये। अब यहाँ पर मैं अगर अपने व्यक्तिगत अनुभव से बोलूं, तो मैं अपने जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहता। मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी, बहुत अच्छा स्टूडेंट, और मल्टी टैलेंटेड कहिए, अच्छा डांसर, थोड़ा बहुत गा भी लेता था। और मुझे अपनी लाइफ का ऐसा कोई एस्पेक्ट अभी तक याद नहीं आता जिसमें मैंने भाग नहीं लिया हो, और जिसमें मुझे प्रसिद्धि ना मिली हो। यानी कि मुझे मेरे आत्मबल पर, मेरे टैलेंट पर बड़ा विश्वास कि मैं कर सकता हूँ। अब एल्कोहलिक्स अनोनिमस में जहाँ पे शक्तिहीनता की बात आ रही है,
वो कहता है कि तुझे हार मानना पड़ेगी। और कोई भी मेरे जैसा शराबी इतने जल्दी हार नहीं मानता। वो किसी भी एरिया में हार मानने को तैयार ही नहीं है। यानी कि हाँ, मेरा डिनाइल फैक्टर है। यहाँ मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मुझे डिजीज ऑफ डिनाइल भी है, ना मानने के वो। लेकिन ये लोग कहते हैं कि अगर आप जैसे ही अपनी शक्तिहीनता को, यानी कि व्यक्तिगत शक्तिहीनता को स्वीकार कर लेंगे, तो आपकी जो है यहाँ पे शक्ति और मुक्ति का मार्ग चालू हो जाएगा। एक्चुअल होता क्या है, इन लोगों ने जो कहा है कि आप जब भी अपनी व्यक्तिगत शक्तिहीनता को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा विचार लाते हैं उसके, तो जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं, वो चीख उठती हैं। यानी सीधे सीधे मैं कहूँ कि अगर मुझे 6 घंटे सोने के लिए कहा गया है, या मुझे 2 पैग शराब पीने के लिए कहा गया था, या मुझे एक बीवी के साथ रहने के लिए कहा गया था, या मुझे एक मकान में या एक गाड़ी चलाने के लिए, जो लिमिटेड है, जिससे मेरा जीवन चल सकता है, जो मेरी जरूरतें हैं, उससे चल सकता है, तो फिर आखिर दो के तेरे 10 पैग क्यों हो गए? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों हो गए? एक कार से 2 कार क्यों हो गई? जो वेतन मिल सकता था उससे ज्यादा पैसे कहाँ से हो गए? मतलब समथिंग गोइंग रॉन्ग विद मी। मतलब मैं अपनी व्यक्तिगत शक्तिहीनता के खिलाफ था, उसको मैं मानना ही नहीं चाहता था। और इसलिए मेरी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट थी या प्राकृतिक प्रवृत्तियां थी, वो चीख रही थी। तो मैं तो शराब की कहूँ ना, शराब में कंट्रोल में एक समय था, पी सकता था मैं। और एक समय था जब मैं उससे बाहर भी आ सकता था, जैसा कि बिग बुक भी बोलती है, समय रहते आ गए। लेकिन ऐसे विरले हैं, एक्सेप्शनल है। लेकिन मैं तो नहीं हूं। तो वो कहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने आप पे विचार करिए। अब एल्कोहलिक्स अनोनिमस में आ गए हैं आप, तो इन लोगों ने एक सौभाग्य की क्रिया की बात की है कि आप जब भी राउंड टेबल बैठे हैं, तो आपने कभी भी सीधे विचार तो लिए नहीं। तुम्हारे सारे जो विचार थे वो हवा हवाई थे, या पिंक पिंक क्लाउड वाले विचार थे। और सुबह वो पूरे के पूरे गायब हो जाते थे, और वापस पीने की ओर जाता था विचार। तो इसको तुम्हारे बस का नहीं है, मतलब मेरे बस का नहीं है ये, कि मैं इसको हटा पाऊं। और इसके लिए एक सौभाग्य की क्रिया को अपनाना पड़ेगा। और वो सौभाग्य की क्रिया है ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 12 रिकवरी स्टेप्स, 12 कदम। तो उसमें से ये पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत अच्छी आइडेंटिफिकेशन और शक्तिहीनता या शराबीपन के बारे में जो बिग बुक देती है, वी एग्नोस्टिक में देती है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, वो अचानक ही मुझे क्लिक हुआ। इन लोगों का ये कहना है, जो भाई मेरे बिग बुक पढ़ते हैं, जिनको इंटरेस्ट है, तो उनको बड़ा ध्यान रखना चाहिए। वी एग्नोस्टिक का पहले ही पैराग्राफ है। वो कहते हैं कि हमने आपको शराबीपन के बारे में बता दिया। वो चैप्टर को आप पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि आप अपनी शराब को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और आप छोड़ भी नहीं सकते, तो आप संभवतः शराबी है। देखिए, वो एग्जैक्ट नहीं बोल रहा है कि तुम शराबी हो गए। बिग बुक कई जगह आपको खुद भी सोचने का मौका देती है। तो उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं ही शराबी हूँ। ये संभवतः वर्ड मेरे लिए नहीं है, मैं तो शराबी हूँ। क्योंकि मैं अपनी शराब को नियंत्रण में नहीं पी पा रहा हूँ। अब फिर वो थोड़ा सा वो डीप में चले गए, लेकिन वहां पे भी एग्नोस्टिक में तो फिर तो वो कहते हैं कि अगर आप शराबी हैं, तो फिर आपको कोई मानवीय शक्ति शराबियत से दूर नहीं कर पाएगी। आपको एक आध्यात्मिक अनुभव की जरूरत पड़ेगी। तो वो 12 कदमों से ही संभव है आध्यात्मिक अनुभव, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। कई बार हम लोग को सुनने को मिलता है मीटिंग्स में, और उससे इस शब्द से घबराने की जरूरत तो नहीं है। मैं तो नहीं घबराता हूँ। उसका मैं सीधा से अर्थ लगाता हूँ कि अगर मेरे पुराने विचार एक एक दिन के हिसाब से जा रहे हैं और नए आ रहे हैं, और जिनसे मुझे नुकसान नहीं है, और मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, इट मीन्स मेरे में स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है। एक किसी ओल्ड टाइमर से मैंने पूछा था, तो
वो बोल रहे थे जिस दिन तुम्हारी बीवी बोल देना तुम सुधर गए तो समझ लेना स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ गई। देखिए कितनी प्रैक्टिकल बात करी उसने, मजाक में सोल टाइमर ने मुझसे। बोले जिस दिन तेरी बीवी, तेरा परिवार, तेरे बच्चे बोल देना यार कि तुम्हारे विचारों में अब अच्छा है, सुधर गए हो तुम, तो समझ लेना आ गई। तो मुझे फिर उस दिन से ज्यादा डीप में नहीं जाना पड़ा इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। तो मैं देखता हूँ आज ईश्वर, उस परम पिता परमात्मा की कृपा से मैं शराब से अगर दूरी बनी हुई है, विचार नए हैं, भाइयों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझ में ये इस आध्यात्मिक अनुभव की शुरुआत धीरे धीरे हो गई है। और आप वो लोग ही बोलते हैं कि किसी को जल्दी होता है और किसी को धीरे धीरे होता है। बात शक्तिहीनता की चल रही है, तो सबसे पहले मुझे स्वीकार ही करना पड़ेगा। मुझे जैसे ही मैं फिजिकल एलर्जी को मान लूं कि हाँ मुझ में है और मैं अपनी शराब को नहीं छोड़ सकता हूँ, वो नियंत्रण में नहीं पी सकता हूँ, मतलब अपनी इच्छा के बगैर पीना पड़ती है मुझे, और एक बार खुलने के बाद बंद नहीं होता ढक्कन, अनकंट्रोल्ड है, तो मैं शराबी हूँ और मुझे फिजिकल एलर्जी है। बस यहीं से मेरी समस्याओं का निराकरण चालू हो जाता है और मुझे बड़े विनम्र भाव से किसी ओल्ड टाइमर को ले लेना चाहिए जो मेरा स्पिरिचुअल फ्रेंड बन जाए, जिसको आप लोग स्पॉन्सर बोलते हैं, वो बन जाए, और मैं उस पूरी ईमानदारी के साथ उसके साथ भिड़ जाऊं। लेकिन यहाँ भी बड़ी समस्या है। मेरे जैसे शराबी को जब तक शराब पूरी तरह जूते मार के नीचे नहीं पटक देना, तब तक मेरे समझ में नहीं आता है कि ये स्टेप वन क्या है, या ये ओल्ड टाइमर जो शेयरिंग कर रहे हैं, या ये जो बोल रहे हैं कि शराब के आगे तुम शक्तिहीन हो, हार मान लो, ये बात मेरे समझ में नहीं आती। मैं करके मानता हूँ। ये मुझे 2015 में प्रोग्राम की शुरुआत हो गई थी दोस्तों। 19 में मुझे अपनी पूरी 12 बजवा के आना पड़ा है। 15 में मेरी पत्नी ने मुझे बोल दिया था कि काउंसलिंग होती है यहाँ पे, ऐसा कार्यक्रम चलता है ये और वो, तो मैंने उसको सिरे से खारिज कर दिया था, क्योंकि मैं अपने पद पर और अपने टैलेंट पर, अपने आत्मबल पर बहुत घमंड था मुझे। इतना घमंड कि मैं चेयर पे भी बैठता था तो दोनों पैर टेबल पे रखता था अपने ऑफिस में। सोचिए आप, कितना ईगो। अगर कार में भी बैठा हूँ तो दोनों पैर डेस्क पे रहते थे और पैक बनाने वाला बाजू में बैठेगा, सिगरेट जलाने वाला अलग बैठेगा। देखिए ईगो की हाइट, ये ग्रैंडियोसिटी। और 2019, 17, 18 में तो ऐसा आ गया कि जमीन पे लेटा हुआ था और 4 लोग, 2 लोग पकड़ के उठाते थे और लेटरिन बाथरूम कराने के लिए पत्नी लेके जाती थी। इतनी गंभीर हालत में मैं ए में आया। 38 किलो वजन, 80% लीवर डैमेज करके नौकरी से सस्पेंड। तो मैं पूर्ण रूप से हार मान लिया आते से, जैसे मैंने अनुभव सुने और मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया और मैं जीना चाहता था दोस्तों। और कहीं ना कहीं मेरे पत्नी, बच्चों की, आप जैसे भाइयों की जो मुझे चाहते हैं, उनकी प्रार्थनाएं काम कर रही थी। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, मैं तो पी के मरना ही चाहता था। लेकिन आप लोगों की कहीं ना कहीं प्रार्थनाएं, मेरे परिवार की, उस उच्च शक्ति का डायरेक्शन मिलता था। जो आप लोग बोलते हैं ना, तेरी इच्छा चले मेरी नहीं, तो वो डायरेक्शन कहीं ना कहीं से आया और मैं सेंटर में रहा 4 महीना के आसपास। वहां की शोभा बढ़ाई मैंने और मेरे ईगो को बुरी तरह कुचला गया वहां, बुरी तरह। उसके अनुभव मैं बता नहीं सकता। लेकिन वहां पे मुझे ये समझ में आ गया था कि अब अगर मैं नहीं संभला तो मेरी मौत निश्चित है। तो मैं जो कह रहा था आपको कि एल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने से पहले ही पहला कदम हो जाता है, तो ये मैंने आपको बताया। 80% लीवर डैमेज, 10 बार करीब अच्छे बड़े हॉस्पिटल में एडमिशन, बाकी तो याद भी नहीं, छोटे मोटे हॉस्पिटल, और पूरी बुद्धि खत्म और नौकरी से सस्पेंड। तो इतनी अनमेनेजेबिलिटी लेके एक सरकारी नौकर जिसकी 60-70 हजार तनख्वाह, अच्छा खासा एक बंगला इंदौर में, ये ऐसी स्थिति में मैं आया
तो यहाँ पे मुझे अपनी शक्तिहीनता को जैसे ही स्वीकार करने का और समझने का मौका मिल जाता है, प्रोग्राम पूरा समझ के ही है दोस्तों, जिसको हम लोग मोटी भाषा में यूं कहें, इच्छुकता का, विलिंगनेस का। मुझ में विलिंगनेस है तो फिर मुझ में सब कुछ है। अगर मेरा दिमाग खुला हुआ है, मेरा ऑल टाइमर बोल रहा है, मेरा स्पॉन्सर बोल रहा है, मीटिंग जो बोल रही है, अगर मुझ में मेरा ओपन माइंड है और मेरे अंदर एक अंदर की तैयारी है, मेरे मन की तैयारी कि मैं ऐसा ही हूं जैसा ये बता रहे हैं, तो मेरा निराकरण हो जाएगा। दूसरा जो सबसे मुख्य भाग है शक्तिहीनता को समझने के लिए, वो है इसका पार्ट टू, अनमैनेजेबिलिटी का, यानी कि अस्त व्यस्तता का। अगर मेरी अस्त व्यस्तताओं से मैं नहीं समझता हूं तो फिर मुझे बड़ा मुश्किल जाता है। तो अस्त व्यस्तताओं के लिए बिग बुक में बड़ा शानदार जो है मेरे जैसे शराबी का चित्रण किया गया है, या यूं कहिए कि मुझे समझा दिया गया कि भाई तू इस पैराग्राफ को पढ़ लेना, तो फिर लिख लेना, आइडेंटिफाई कर लेना। जब तू लिख लेगा उसके अनुसार से तो तेरे समझ में आ जाएगा कि तेरी लाइफ जो है अनमैनेजेबल है कि नहीं है। तो उन्होंने पेज नंबर 52 है, अगर मेरे जो नए भाई है तो मैं तो उनको निवेदन कर सकता हूँ, आग्रह कर सकता हूँ कि पेज 52 जरूर पढ़े। तो उसमें बोल रहा है कि हम लोग जो है अपनी निजी समस्याएं जो रहती है उनके जब को बदलना होता है तो उसके लिए हम दृष्टिकोण बड़ा अच्छा अपना लेते हैं। पुरानी धारणाएं जो है, पुरानी मशीनों को फट से हटाना, नई ले आना। लेकिन जब व्यक्तिगत बात आएगी, जहाँ पे मेरी व्यक्तिगत समस्याओं की बात आएगी, तो मैं फिर आनाकानी करता हूँ, टकर्रे खाऊंगा, कन्नी काटूंगा, 10 जगह पूछूंगा, सुनूंगा सबकी, करूंगा अपनी। ऐसे मेरे विचार चलते हैं। तो 7-8 उनने आइडेंटिफिकेशन दिए हैं अस्त व्यस्तताओं के, कि क्या मुझे व्यक्तिगत संबंधों को लेकर परेशानी थी। पहला ही क्वेश्चन ऐसा खतरनाक, अब कोई शराबी अपने दिल पे हाथ रख के पूछे ना ईमानदारी से कि तेरे व्यक्तिगत संबंध खराब थे कि नहीं थे, तो वो हाँ बोलेगा अंदर से। भले ही वो सामने डॉक्टर बैठा है, उसको बोल देगा अरे नहीं मेरे तो बड़े अच्छे संबंध, ए में भी बोल देगा नहीं नहीं मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं। लेकिन अगर वास्तविकता है तो उसके तो पहले ही फुर्सत में पत्नियां है उसकी, अगर वो शादीशुदा है तो उसके तो पत्नी से संबंध खराब है, और अगर शादीशुदा नहीं है तो परिवार से संबंध खराब। और वो तो खुद से ही संबंध खराब करके बैठा हुआ है, खुद को ही नहीं समझ पा रहा है। मैं तो ऐसा भी आइडेंटिफाई किया इसको। तो मैं बात कर रहा था कि क्या मेरे व्यक्तिगत संबंध से परेशानी थी या खराबी थी या तनाव में थे, तो बिल्कुल थे। अपने आप को ही मुझे ये बताना पड़ता है। फिर उन्होंने मेरी जो अस्त व्यस्तताओं के लिए सबसे अच्छी आइडेंटिफिकेशन दी कि क्या मैं मेरी भावनाओं को नियंत्रित कर पा रहा था कि नहीं कर पा रहा था। अब ये भावना जो है शरीर का भाग नहीं है, ये पूरा का पूरा स्पिरिचुअल भाग है। अब इसको कैसे समझूं मैं। तो ये ऑल टाइमर या मीटिंग में आने से, लगातार आने से धीरे धीरे समझ में आने लगती है कि मेरी भावनाएं क्या है। सीधी बात है, अगर बीबी सामने खड़ी है और वो कह रही है आज शराब मत पीना, लेकिन मेरे मेरे अंदर जो चल रहा है, मैं उसको माँ बहन की गालियां बक रहा हूँ, या मेरा कोई दोस्त बोल रहा है, या मेरा कोई और परिचित बोल रहा है आज शराब नहीं पीना है, तुम बहुत ऐसी तैसी करवा रहे हो अपनी, तुमने पूरा बर्बाद करके रख रखा है। तो मैं अंदरूनी रूप से खुन्नस में उससे गाली बक रहा हूँ, लेकिन मुंह पे हाँ बोल रहा हूँ। ये बड़ा कटु अनुभव मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसा ही सोचता था। बाकी प्यार व्यार तो गया तेल लेने, या दूसरी भावनाएं, कि मेरी जो भावनाएं थी वो पूरी स्वार्थी ही थी, तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं कष्ट में भी था, मैं तनाव में भी था। तो देखिए कष्ट तो इतना कि मैंने बता ही दिया कि 10 बार हॉस्पिटल गया है, तो हॉस्पिटल तो एक एक्सट्रीम स्टेज में ही जाता है ना बंदा। बैठे बिठाए तो कोई जाएगा नहीं, जब बहुत गंभीर हो जाएगा जब ही जाएगा ना। तो 10 बार तो वही जाएगा जो अति गंभीर होगा, गंभीर ही नहीं अति गंभीर।
और फिर मैं तनाव का शिकार। अब देखिए, ये जो तनाव है ये लगभग जीवन के हर क्षेत्र में रहता है, छोटी छोटी चीजों से लेके तो बड़ी बड़ी चीजों तक। और ये उत्पन्न होता है भय से। तो ये बड़ा लंबा चैप्टर है इसमें, लेकिन मैं टेंशन में रहता हूँ तो मुझे भय रहता है एक्चुअल। और भय रहता है मेरा सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि मेरे पास, मेरे जेब में जो मेरे पास है वो जाना नहीं चाहिए, और जो दूसरा है, जो सामने का है, वो मेरे पास कैसे आ सकता है, इसकी जुगाड़ में रहता हूँ। ये मेरे तनाव का सबसे बड़ा कारण होता है, सेल्फ सेंटर्ड फियर, स्वार्थी सोच, स्वार्थीपन व्यवहार। फिर वो कहता है कि आप जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहे थे। तो आप दोस्तों अंदाज लगा सकते हैं, बड़ा, मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मेरे बच्चे, दो बच्चे हैं परमात्मा की कृपा से, उनके टिफिन ले जाने के लिए पापड़ और टमाटर बचता था। कभी कभी बिना टिफिन के भी स्कूल जाते थे। स्कूल जाने के लिए फीस के लिए मुझे मेरी पत्नी हाथ फैला रही थी। गहने सभी बिक चुके थे। टोटल दिवालिया जैसी स्टेज थी मेरी, बैंक करप्ट। तो क्या है, मैं इसको ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं जीवन बड़ा अच्छा निर्वाह कर पा रहा था। अरे मैं 2 कदम चल नहीं सकता था यार बिना शराब के। तो जीवन निर्वाह की तो बात दूर दूर हो गई। मैं एक गिलास पानी पीने के लिए मुझे गले में चिमटी काटना पड़ती थी कि वो पानी अंदर चला जाए। एक एक कोर खाने का जाने के लिए मुझे गले को पकड़ना पड़ता था कि ये आसानी से अंदर चला जाए। इतना इतना ज्यादा मेरा जीवन जो है निर्वाह कर पाने की स्थिति में नहीं था। मुझ में व्यर्थता की भावना थी। सुबह उठता था तो रात की बातें याद आना। अरे यार, ये और वो, अपन तो इतने बड़े अधिकारी हैं, साला सब जगह बदनामी हो रही है। बीवी भी आजकल नहीं देख रही, रिश्तेदार बुरी तरीके से डांट रहे हैं, परिवार ने छोड़ दिया है, नौकरी भी जाएगी। अब तो अपन कुछ मतलब के नहीं रहे। अब तो पी पी के मरेंगे यार, मर जाएंगे अब तो। ऐसी व्यर्थता की भावना है। मैं डरा हुआ हूँ, मैं दुखी हूँ। एक बड़ी अच्छी लाइन है इस अनमैनेजेबिलिटी में, मैं दूसरों के लिए लाभकारी नहीं था। देखिए आप, अरे मैं खुद के लिए लाभकारी नहीं था यार, दूसरों की तो बात दूर। मैं खुद के जीवन को निर्वाह नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खुद के स्वास्थ्य को नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि ये शराब मेरी जान ले रही है, और मैं फिर भी पी रहा हूँ, इच्छा के बगैर पी रहा हूँ, और नियंत्रित भी नहीं कर पा रहा हूँ। वही शक्तिहीनता, वही अस्त व्यस्तता। अगर कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है या केमिस्ट्री का, तो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया। ये स्टेप 1 वैसे ही है, पावरलेसनेस, और दूसरा अनमैनेजेबिलिटी। इसके दोनों तरफ एरो मार दो आप, तो जैसी शक्तिहीनता समझ में आएगी, अस्त व्यस्तता दिखेगी। जैसे सीसॉ होता है ना, बच्चे लोग पार्क में बैठे रहते, एक नीचे जाता है एक ऊपर आता है, और वो चलते ही रहता है। और दोनों को उतार दो तो एक ऊपर ही खड़ा रहेगा। तो ये इसको ऐसे प्रैक्टिकली धीरे 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 मीटिंग्स में आते आते मैं समझने लग गया। और ईश्वर की कृपा से मुझे स्पॉन्सर मिल गया था चौथे पांचवें महीने में। मिल गया तो मैं ढूंढ लिया भैया, मरना नहीं था मुझे, मैंने ढूंढा। मुझे एक, मेरे ही एल्कोहलिक्स एनोनिमस के भाई ने बोला कि अपन तो स्टेप वर्किंग करेंगे यार। तो परमात्मा ने मुझे स्पॉन्सर भी दे दिया, ढूंढने लगा मैं, मिल गया, और मैं उसके साथ इस स्टेप को करने लगा। आज भी करता हूँ थोड़ा बहुत जितना भी आता है। तो इन अस्वस्थताओं को जब मैं देखता हूँ, तो वो लोग हमसे एक प्रश्न करते हैं कि तुमको ये सारी समस्याओं को सुलझाना जरूरी है, कि तुम बैठे बैठे ये चाय सिगरेट पी रहे हो या शराब पी रहे हो बैठ के, और ये सोच रहे हो कि ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कैसी है, ये रॉकेट कैसे जाता है, फिल्म कैसी चलती है। ये यहाँ दिमाग दौड़ाना जरूरी है कि ये तेरे 8-10 क्वेश्चन ये जरूरी है। तो यहाँ एक मेरी जो बैंक करप्ट सोच है, मेरा जो सोच का दिवालियापन है, वो यहाँ आके निकलता है। और ये लोग स्टेप 1 में पहले बोल रहे हैं इसको। तो ये वो यहाँ से समझना पड़ता है कि मुझे जब स्पॉन्सर मिल जाता है तो वो मुझे समझाता है कि ये लाइन इधर आ रही है,
ऐसे समझ भाई तू। बड़ा विनम्रता का प्रोग्राम है, इसमें आते रहने का, आप लोग बोलते हैं ना कीप कमिंग बैक, आते रहिए। वो आते रहिए इसलिए कि पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, स्पॉन्सर से बात करिए, प्रार्थना करिए, मीटिंग में बने रहिए और सुनने की आदत डालिए। ऐसा मुझे धीरे धीरे अभी तक थोड़ा समझ में आ रहा है। तो मेरी आज के दिन शराब से दूरी बनी हुई है। अच्छा, इसमें बड़ा मुख्य बात जो हमारे जैसे शराबियों को बताई गई है और मेरे जैसे शराबियों को तो बहुत जरूरी है समझना, वो है पूर्ण रूप से हार को मान लेना। कि जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ जाते हैं हम, मैं जैसे आया था, तो जो मुझे ओल्टाइमर्स मिला जिसने मुझे इस प्रोग्राम को दिया, जैसा उसने लिया होगा, तो उसने मुझे बोला था यार तू तो 1.5 बॉटल वाला है, मैं 2 बॉटल वाला, मैं 50 पाउच सिगरेट विगरेट सब, और तू भी वही। और यार मैं लकवाग्रस्त था और तेरा लीवर चला गया। और आज मैं यार 17-18 सालों से शराब से दूर में, और आज यार मेरे पास बीबी है, बच्चे हैं, और यार मैं एक किराने की दुकान चलाता हूँ और अभी सुखी हूँ यार। तो तू देख ले यार, तेरी अभी नौकरी सस्पेंड जरूर है, तू, तेरी बीवी है, अभी बच्चे भी हैं, और लीवर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तू आता रहेगा। तो मैंने उसके नुकसान को जैसे ही समझा ना कि यार ये तो लकवा गया था और ये ठीक है, तो इसका मतलब मेरा भी काम लग जाए। लेकिन आज मैं बड़े भरोसे से कह सकता हूँ कि मैं मेमोरी लॉस वाली स्टेज में था। मुझे मेरे 4-5 जो लास्ट के एडमिशन है हॉस्पिटल के, मुझे याद नहीं है कि कौन आया मुझसे मिलने, कौन गया, क्या बोलते थे। ये इस प्रकार की जो है मुझे बड़ी कम यादें हैं। बेचारों ने मुझे आर्थिक मदद भी करी, मैं बड़ा आभारी हूँ परमात्मा का कि ऐसे मित्र मुझे मिले जिन्होंने मेरी हर हॉस्पिटलाइजेशन में लास्ट के आर्थिक रूप से भी मदद करी। तो ये भी मेरा कम नुकसान हुआ है। तो मेरे ओल्ड टाइमर्स बैठे हुए हैं और वो मिल जाते हैं मीटिंग्स में, वो बता देते कि भाई अभी तू संभल जा। तो मैं अपने बचे कुचे वर्षों की जो है बर्बादी को रोक सकता हूँ अगर मैं स्वीकार भाव में आ जाऊं, मैं विलिंगनेस रखूं, मेरा दिमाग खुला रखूं, पूरी ईमानदारी रखूं, तो मेरी जो बची कुची जिंदगी है, हेल्थ है, वेल्थ है, ये बच सकती है। लेकिन अगर मैं सोचूं कि अभी इसकी बीवी भागी है, मेरी नहीं भागी, इसकी नौकरी गई, मेरी नहीं गई, तो ये मुझे बड़ा तकलीफ देह साबित होगा। और मैं तो डराना नहीं चाहता मेरे भाइयों को, भाई इसमें नए भाई भी बैठे होंगे। मैंने अपनी अभी ये छोटी सी रिकवरी में करीब मेरे ही जानने वाले या मेरे साथ के करीब 10-15 भाइयों को ऊपर जाते हुए देख लिया। कुछ के मैं अंतिम संस्कार में भी गया हूँ। तो ये रोग जो है इतना घातक है दोस्तों। आप लोग कहते हैं ना ये बढ़ती हुई बीमारी है, प्रोग्रेसिव डिसीज है, ये उसका अच्छा खासा उदाहरण है। तो इसके लिए मुझे स्टेप 1 में जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं, हर शराबी के पास होते हैं जो, उनको पहले आइडेंटिफाई डेली करना पड़ेगा। खाली आज नहीं कि आज मीटिंग कर ली या याद तो है और ऐसा होता है। क्योंकि जो नॉन अल्कोहलिक हैं, जो परिवार के हैं या जो बाहर के लोग हैं ना, वो अक्सर मेरे अनुभव से मैं बोल रहा हूँ, वो कहते हैं अरे यार ये तुम पुरानी बातें मत करो अपनी, ये मत बताओ हुआ था, अब तो ठीक तो हो गए, तुम बढ़िया तो हो, बस ये ही लाइन बड़ी घातक है। अरे मत बताओ यार तुम यार वहां पड़े थे, तुम हॉस्पिटल में थे। बस ये लाइन जो नॉन अल्कोहलिक लोग बोलते हैं या मेरे ऑफिसर बोलते हैं या मेरे नियर एंड डियर बोलते हैं ना, ये लाइन जिसने बोली, समझ लेना ईगो हाई हो जाएगा। फिर वही समस्या आएगी कि यार अब मैं ठीक हूँ, अब मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, आई कैन मैनेज। ये ईगो हाई करता है धीरे धीरे धीरे, क्योंकि 10 लोग बोलेंगे दिन भर में, और बॉस आप तो बहुत बढ़िया लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो यार पहले से, ये और वो, ये सब ईगो हाई करने वाली चीजें रहती है। तो इससे मैं बचता हूँ। और ऐसा मैंने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने कईयों को देखा है, वो उन्होंने दोबारा शराब पी है 2, 4, 5, 6 महीने बाद।
और उसका शिकार हुए हैं वो गलत फहमी का, तो शराबी भ्रम में ही रहता है। वो ये भूल जाता है कि उसको फिजिकल एलर्जी है और मेंटल ऑब्सेशन है। ये ऐसी तलवार है जो दोनों तरफ तेज है, भयानक तेज। कद्दू अगर ऊपर से गिरेगा किसी भी स्थिति में तो कटेगा इस तलवार पे और सब में बटेगा। ये हाल कर देती है। यानी कि सब में बटेगा मतलब सब लोग हंसेंगे मेरे को छोड़ के, कि देखो हमने तो बोला ही था, मान नहीं रहा। तो इस बर्बादी का जो स्तर है, या यूं कहें अपन की फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, पूरा जब पूरा गिर जाता है ना, जिसको आप लोग रॉक बॉटम भी बोलते हैं, रसातल भी बोलते हैं हिंदी में, ये जब तक समझ में नहीं आता है ना शराबी को, तब तक वो हार मानने को राजी नहीं होता। इसलिए पहली लाइन ही देखिए इसमें लिखी है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, स्टेप 1, कि कौन हार मानने को तैयार है। संपूर्ण रूप से कोई हार मानना नहीं चाहता। ये पहली लाइन ही अगर मैं पूरे दिमाग में घुसेड़ूं अपने, समझूं इसको कि यार हार मानने की बात क्यों कर रहा, तो बिल्कुल सच है, मैं हार मानने नहीं चाहता हूँ। अरे शराब की अभी ये मैं आ गया हूँ तो शराब से हार मान रहा हूँ, बाकी चीजों से कहाँ हार मान रहा हूँ। अभी भी तो मेरा दिमाग चलाता हूँ ना मैं, कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, मैं मैनेज करूंगा यार इस चीज को, यार ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है, आर्थिक स्थिति कमजोर है तो इसको ऐसे बढ़ा सकता हूँ। मतलब मेरे शराब को लेके तो मैं थोड़ा अवेयर हो जाता हूँ, लेकिन बाकी चीजों के लिए मेरे जो भावनाएं हैं, ये मेरी इच्छाएं हैं, वो बढ़ने लगती है। तो वो उसको भी एक दिन के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, और वो बिना सहारे के संभव नहीं है, बिना किसी मदद की शक्ति के। जैसा कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है, मदद की शक्ति मतलब पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, मेरे से बड़ी शक्ति, जिसको ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जो भी बोले आप, गुरु बोले, श्री कृष्ण बोले, राम बोले, महादेव बोले, जो भी है, उसकी शक्ति के बिना, उसकी मदद के बिना ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ता। और वो शक्ति अगर मैं यहाँ ढूंढना चाहूँ इस धरती पे, तो मेरे को ये फेलोशिप है, एल्कोहलिक्स अनोनिमस की ये सुंदर सी फेलोशिप, इसी में ढूंढ लूं मैं कि मेरे से आगे कौन चल रहा है, मैं उसको पकड़ लूं, उसका हाथ पकड़ लूं। आप लोग कहते हैं स्टिक टू विनर, वो यही है। मुझे पावर पहले वही दे देगा, और फिर जब मैं इन 12 कदमों पर काम करना चालू करूंगा, तो स्टेप 2 और स्टेप 3 ये मुझे बताएगा कि तुझसे बड़ी शक्ति होती क्या है। उसका फिर एहसास होगा जब शराब से दूरी मिलेगी, और जो प्रोमिसेस हैं वो जब पूरे होते हुए दिखेंगे। तो इसलिए तो ये शराबियों को बिल्कुल इन लोगों ने पटक के रख दिया स्टेप 1 में, बिल्कुल उसका दिमाग यहाँ पे चारों खाने चित किया है, कि पहले तो वो बर्बादी के स्तर को समझना नहीं चाहता है, अपने रॉक बॉटम को जब तक नहीं देख लेता है मानता नहीं है। इसलिए शुरू शुरू में जो आए वो जो है कार्यक्रम को छोड़ के भाग गए, या अनमने ढंग से बैठे रहे। तो इसलिए ये रॉक बॉटम की बात बार बार एल्कोहलिक्स अनोनिमस में की जाती है। बाकी के जो 11 स्टेप्स हैं, तो उसमें तो फिर अपने से बड़ी शक्ति पे विश्वास करना, जैसे ही आप एल्कोहलिक्स अनोनिमस में आ जाते हैं, तो शराब से शक्तिहीनता की बात जहां आपके गले उतरने लगती है, तो वो धीरे से फिर आपको और हाई देता है कि अब अपने से बड़ी शक्ति पे आओ। तो फिर वो बड़ी शक्ति पे विश्वास करना, फिर अपने सरेंडर भाव को लाना, सरेंडर करना, फिर अपनी लाइफ स्टोरी पूरी लिख कर उसको, अच्छे और बुरे पूरे अनुभव को निकाल फेंकना, फिर तैयारी कर लेना, और फिर माफी मांगना और माफी दे देना। इतने बड़े काम करवाएंगे ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। कोई शराबी करेगा क्या? इसलिए तो उन्होंने पहली लाइन लिखी है कि कोई हार मानना चाहता है क्या। तो ये वो ही करेगा जो जीना चाहेगा, जिसको जीना रखने के लिए उसकी जब आखिरी स्टेज नहीं बचेगी ना, कि अब तो मर जाऊंगा, तभी इन कदमों पे काम करना चालू करता है। तो मैंने तो ऐसा ही किया है, इन कदमों पे मैं काम आज भी कर रहा हूँ।
तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जीना चाहता हूँ और मुझे इस उच्च शक्ति का आभास हो चुका है। मैं तो बड़े उससे कहूँ कि मुझे एक आध्यात्मिक अनुभव की शुरुआत हो गई है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरी शराब से दूरी बनी हुई है। प्रोमिसेस लगभग मेरे 99% में कहूँ तो पूरे हो गए। मैं तो इतना भी बड़े विश्वास से कह सकता हूँ, केवल उस परमात्मा की कृपा से, उस उच्च शक्ति की कृपा से। और उसका सबसे जो अच्छा अनुभव मेरा है वो 12 स्टेप वर्किंग। मैं जब 12वें कदम पे काम करता हूँ भाइयों के साथ मिलके, तो उनके दुख दर्द जब सुनता हूँ ना, तो यार मैं अपने भूल जाता हूँ। फिर मुझे उनकी चिंता रहती है। मैं अपने परिवार की भी चिंता भूल जाता हूँ। मेरी पत्नी तो आजकल ज्यादातर यही बोलती है, तुमको मैं जब भी फोन लगाती हूँ बिजी मिलता है, तो उसको मालूम है कि ये कहाँ बात कर रहा होगा। अब उसके दिमाग में इप्स एंड बट्स नहीं रहते। तो उसको कई फेलोशिप के मालूम है कि हाँ ये वो आए भी जाती है कभी कभी मेरे पास, महीने में एक आध बार यहाँ। तो उसको मालूम है कि अरे वो खुद ही बोल रही है, अरे वो भैया का फोन आ रहा है उठा लो। मतलब वो भी अब सरेंडर है ए को लेके। वो जानती है कि ये करेगा तो सुखी है, स्वस्थ है और हम भी मस्त रहेंगे। अगर इसको ये नहीं करने देंगे तो ये फिर वहीं जाएगा। वो बहुत भुगती हुई है। उसने मुझे मौत के मुंह से वापस लाया परमात्मा की कृपा से। तो मैं तो उसका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप लोगों का तो हुई हूँ। आप लोग नहीं होते तो मैं नहीं होता, फेलोशिप नहीं होती तो मेरा दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं होता। तो मुझे स्वीकार भाव के साथ स्टेप 1 को आज नहीं तो कल लेना ही पड़ेगा। और इसके लिए मुझे मदद की शक्ति मेरे को फुल टाइमर्स पहले मिलेंगे, जो एक बतौर स्पिरिचुअल फ्रेंड की तरह, स्पॉन्सर की तरह मेरे साथ काम करेगा। और मैं उसको पूरा 100% दूंगा। जैसे आप लोग बोलते गो टू एनी लेंथ, शराब पीने के लिए जितनी भाग दौड़ मचाई थी, हर स्थिति में उस स्थिति में स्टेप वर्किंग को करना पड़ता है दोस्तों। और मैं कर रहा हूँ आज भी। मेरे पास ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव, और मैं कोई रिनाउंड स्पीकर नहीं हूँ। एल्कोहलिक्स एनोनिमस का छोटा सा मेंबर हूँ। और आप भाइयों के बीच ही रहता हूँ। आप भाइयों के बीच से ही मुझे खुशी मिलती है, आनंद मिलता है और एक आत्म शांति का अनुभव होता है। तो आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बीच में मेरे एक दो फोन आए जिस कारण से आप लोग को वेट करना पड़ा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।